Hello students, welcome to my video lectures. I am संजय बंसल और ये मेरा थर्ड चैप्टर में सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। ये सभी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो आइए आज का ये हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज हम देखेंगे कि एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर किस तरह से चार्ज फ्लो की मैकेनिज्म है, कैसे एक मेटालिक कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है। और इस दौरान हम जानेंगे एक बहुत ही यूजफुल फिजिकल क्वांटिटी नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि हर मेटल में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। और अगर हम यह मान के चले कि हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन हमको फ्री मिल रहा है, एवरेज के तौर पर अगर हम ये मान के चलें कि हर एटम से हमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता है, तो इट इज फाउंड दैट कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल से, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक कंडक्टर से, दैट इज पर मीटर क्यूब वॉल्यूम से हमको 10⁻⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है। और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स रेस्पर नहीं है, ये सभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यूनिट वॉल्यूम में 10⁻29 है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन जैसे कि रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, एक उधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये सभी लगातार मूव करते रहते हैं। मतलब ये स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन में है ये सभी के सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कितनी स्पीड से? विद एवरेज थर्मल स्पीड। जिस स्पीड से मूव करते हैं उसे थर्मल स्पीड बोलते हैं। थर्मल स्पीड क्यों भी डिस्कस करते हैं। और ये एवरेज थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा है, 10⁵ से लेके 10⁶ मीटर पर सेकेंड की। ये थर्मल स्पीड, इसको हम थर्मल स्पीड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्पीड इनमें जो आई है वो रूम टेम्परेचर पर जो इनको हीट एनर्जी मिली है, जो रूम टेम्परेचर पर इनको थर्मल एनर्जी मिली है, उसकी वजह से स्पीड है। तो इसको थर्मल स्पीड कहा गया। और एवरेज, इसलिए कि सभी इलेक्ट्रॉनों को अगर हम मान के निकालें तो एवरेज स्पीड ये बहुत ज़्यादा आ रही है, 10⁵ से 10⁶ मीटर पर सेकेंड की। ठीक है जी। और फिर हमको मालूम है जब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से करंट बनता है। इट मीन्स कि अगर इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतनी हाई स्पीड से किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब भी हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को हाथ में लेंगे तो हमें तो बड़ा भारी करंट उसमें फील होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो लिखा मैंने, स्टिल वी डू नॉट फील एनी करंट। फिर भी हम कोई करंट फील नहीं करते। मेरा ख्याल है इसका रीजन आप में से कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आ भी गया होगा। क्यों फील नहीं करते? क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। रैंडम डायरेक्शन में मूव करने का रीजन इनका ये है कि लगातार जो मेटल के अंदर जो पॉजिटिवली मेटालिक आयंस हैं उनसे लगातार ये कोलाइड करते रहते हैं, और कोलिजन में इनका डायरेक्शन और मोशन लगातार चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। स्टूडेंट, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, एक्चुअल में तो क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन मेटल आयन से आके टकराता है तो मेटल आयन उस इलेक्ट्रॉन को ना एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके, ठीक है, फिर जो रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल एनर्जी अवेलेबल है उस एनर्जी को गेन करके उस मेटल आयन का, उस मेटल एटम का या किसी नेबरिंग मेटल एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी भी अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शन में रिलीज हो जाता है। बट हम इतना नहीं बोलेंगे, हम सिंपली ये कहेंगे कि जो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है जैसे वो आगे चलेगा वहाँ एक मेटल आयन से कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शन में चला गया, वहां पहुंचा, वहां फिर पॉजिटिव मेटल आयन से कोलाइड किया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर कोलाइड किया। तो इस तरह से डायरेक्शन लगातार इनका चेंज होता रहता है।
मतलब इनमें कोई भी नेट डायरेक्टेड मोशन नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे। केवल इलेक्ट्रॉन अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। रैंडम डायरेक्शन में मूव करने से कभी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉनों की एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो। क्यों? रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इनके जो मोशन का डायरेक्शंस है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं कोई कहीं, तो सभी इलेक्ट्रॉनों की मिला के एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो। मान लीजिए कि U1 पहले इलेक्ट्रॉन की रैंडम थर्मल वेलोसिटी है, U2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की रैंडम थर्मल वेलोसिटी है, एंड सो ऑन, और UN nth इलेक्ट्रॉन की रैंडम थर्मल वेलोसिटी है। तो उन सब का एवरेज हमने निकाला, इन सभी वेलोसिटी को जोड़कर टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके जीरो। बट रिमेंबर, एवरेज थर्मल स्पीड जीरो नहीं है, क्योंकि स्पीड आपको पता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो कि 10⁻29 है नंबर में, पर यूनिट वॉल्यूम में 10⁻5 से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकंड की क्वाइट हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। बट उन सब के बावजूद भी उन सब की एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो आ रही है, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशंस है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये भी है कि अगर हम एक कंडक्टिंग मटेरियल का कोई भी क्रॉस सेक्शन देखें, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज का कोई भी नेट फ्लो, किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस चार्ज का कोई नेट फ्लो नहीं है। क्योंकि कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा होगा किसी भी समय पर, उतना इलेक्ट्रॉन उधर भी जा रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो दैट इस तरफ का करंट इस तरफ के करंट को बैलेंस कर देगा, एंड वी कैन से कि कंडक्टिंग मटेरियल के किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कोई भी नेट चार्ज का मोशन नहीं है। फिर प्रश्न ये बना कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में कब मूव करेंगे। तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वहां मैंने बताया भी था कि जैसे हम कंडक्टिंग बॉडी के दो एंड के क्रॉस एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा देंगे, सोर्स ऑफ ईएमएफ में जैसे सेल या बैटरी, तो जैसे सोर्स ऑफ ईएमएफ को कंडक्टिंग मटेरियल की दो एंड के अक्रॉस हमने लगाया, लगाते ही उस सोर्स ऑफ ईएमएफ ने, सेल या बैटरी ने, पूरे सर्किट में लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड को बना दिया। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट में बनी, उसने फ्री इलेक्ट्रॉनों में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल कंडक्टिंग बॉडी में थे, उस पर फोर्स लगाया इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो फोर्स लगाया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है, उसका फार्मूला F इक्वल्स टू Q इंटू ई। Q एक चार्ज पार्टिकल है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, F फोर्स है। तो फोर्स का वही डायरेक्शन होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में लाइट की स्पीड से बनी, उसने कंडक्टर में उपस्थित सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने लगे। ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स की वजह से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगने से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अच्छा स्टूडेंट, इस एक्सेलरेशन की वजह से, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मींस गेन इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी में गेन हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड वेलोसिटी से आगे भागे।
जैसे आगे भागे तो वहां पर एक पॉजिटिव आयन से, पॉजिटिव मेटेलिक आयन से कोलाइड कर गए तो इलेक्ट्रिसिटी जो इनकी वेलोसिटी में जो भी गेन था वो गेन खत्म हो गया और वापस ये फिर से डीएक्सेलरेट हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको फिर एक्सेलरेट कर दिया, वेलोसिटी में फिर गेन हुआ, फिर इंक्रीज वेलोसिटी से भागे, फिर पॉजिटिव मेटेलिक आयन से कोलिजन हुआ, फिर गेन इन वेलोसिटी खत्म हो गया और फिर से डीएक्सेलरेशन एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस लगातार शुरू हो गया और ये प्रोसेस लगातार चलने लगा। दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूसली, मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली उनमें एक्सेलरेशन भी हो रहा है, डीएक्सेलरेशन भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों में लगातार कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन भी है, डीएक्सेलरेशन भी है। नेट रिजल्ट स्टूडेंट हम ये बोलेंगे कि नेट रिजल्ट ये है भाई, हम तो ये मान के चलेंगे कि ना उनमें एक्सेलरेशन है ना उनमें डीएक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी हो रहा है, डीएक्सेलरेशन भी हो रहा है। तो हम ये क्यों ना मान लें कि ना एक्सेलरेशन ना डीएक्सेलरेशन, और मान के चले कि इलेक्ट्रॉन तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जिस कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलेंगे इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी जरा हम एक ड्रिफ्ट का मीनिंग समझे कि ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या है, फिर मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दूंगा। तो स्टूडेंट जरा का मीनिंग समझने के लिए जरा एक बार हम वापस इस डायग्राम की तरफ लौटते हैं। ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनी, तो इलेक्ट्रॉनों के पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था जिसको कि यहां पहुंचना था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा साइड में डिफ्लेक्ट होता हुआ ये यहां ना जा करके ये यहां पर जाएगा और इसका पाथ ही थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएगा। तो यहां ना पहुंच करके इसमें ये इधर चला गया। इसकी जो साइड वेज डिफ्लेक्शन है, इसी साइड वेज डिफ्लेक्शन को तो हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी देखिए जिसको कि इधर पहुंचना था, ये यहां ना पहुंच करके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स इस पे इधर लगा उसकी वजह से ये भी एक पैराबोलिक पाथ में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पॉइंट पर पहुंचेगा। इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जिसको यहां पहुंचना था बट इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से ये भी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ थोड़ा सा, ठीक है, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगने से इस डायरेक्शन में ये भी थोड़ा इधर जाके पहुंचेगा पैराबोलिक पाथ में, और ऐसे ही ये। तो स्टूडेंट सभी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक साइडवेज फोर्स लगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी साइडवेज फोर्स को बोलते हैं इसी साइडवेज डिफ्लेक्शन को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट, जैसे कि मान लीजिए कि रिवर के अंदर एक नाव बोट चल रही है और बोट जो है वो पानी के बहाव की वजह से इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट जा रही है। और वो जो नाविक है वो क्या काम कर रहा है, वो बोट को अपनी पतवार से थोड़ा साइड में भी धकेल रहा है। तो ड्रिफ्ट बोलते हैं उसको, जो साइड में धकेल रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन से राइट एंगल पर जो साइड में धकेलेगा, साइड में जो सरकाएगा उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। तो अब सुनिए, ये ड्रिफ्ट स्पीड को हम ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई, ये वो कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, जिससे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे, जिससे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल, बैटरी के पॉजिटिव पोल की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आता है कि भी जो इलेक्ट्रॉन है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मींस गेन इन वेलोसिटी, तो फिर वो इंक्रीज वेलोसिटी से क्यों नहीं चलते, वो क्यों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं? रीजन,
क्योंकि ये इंक्रीज वेलोसिटी से आगे भागते हैं, पॉजिटिव मेटल आयन से कोलाइड करते हैं, डी एक्सेलरेट होते हैं, और ये एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन बार बार चलता रहता है, जिसका नेट रिजल्ट ये है कि ना एक्सेलरेशन ना डी एक्सेलरेशन, और वो एक कांस्टेंट एवरेज स्पीड से चलेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को ड्रिफ्ट स्पीड का हमने नाम दिया। बट स्टूडेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर बहुत कम है, सिर्फ 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड से 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ड्रिफ्ट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक है ड्यूरिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे कि पाथ इसका पैराबोलिक है। ठीक है, पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो नहीं करेंगे। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाई थी तब तक स्ट्रेट लाइन पे चलते थे दो कोलिजन के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद अब ये कोलाइड तो लगातार करते रहेंगे, बट अब इनका जो पाथ रहेगा वो पैराबोलिक हो जाएगा दो कोलिजन्स के बीच में। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो थर्मल रैंडम मोशन है, थर्मल रैंडम मोशन की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बनाने में थर्मल रैंडम मोशन का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो 0 होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बनाने में रैंडम थर्मल मोशन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूरी तरह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही वो बनती है। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, और स्टूडेंट्स आप देखना ये एक्सप्रेशन हम कितना इजीली बना लेंगे। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मेक एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हम कितनी इजीली बनाएंगे, कितनी आसानी से बना लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे, अक्सर आपको बुक में ना दो तरह के फॉर्मूले लिखे मिलेंगे। चलो फिर फॉर्मूला बना लूं फिर डिस्कस करूंगा। देखिए, ये मेरे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल था, इसकी दो एंड के अक्रॉस एक सोर्स ऑफ ईएमएफ मैंने लगाया। ठीक है, मतलब सेल या बैटरी लगा दी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बनती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे विद वेरी वेरी स्मॉल ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे सेल या बैटरी हमने सर्किट में लगाई, इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा। फोर्स का फॉर्मूला F = -E × E, और फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन m × A। इन दोनों फॉर्मूलों से हमने एक्सेलरेशन A को कर लिया अलग। एक्सेलरेशन A हुआ -EE/m। मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इस एक्सेलरेशन की वजह से जो हर इलेक्ट्रॉन है उसमें जो अपनी थर्मल वेलोसिटी थी, हर इलेक्ट्रॉन में जो अपनी एक थर्मल वेलोसिटी थी, उसके अलावा उनकी वेलोसिटी में एक और गेन हो जाता है, और हर इलेक्ट्रॉन एक और कंपोनेंट वेलोसिटी का ले लेता है एक ऐसे डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से जो एक्सेलरेशन बना, इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉनों के पास जो अपनी ओरिजिनल थर्मल वेलोसिटी थी उसके अलावा इलेक्ट्रॉनों में एक और वेलोसिटी का कंपोनेंट जुड़ जाता है, और वो जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसमें आता है, इस एक्सेलरेशन का मतलब गेन इन वेलोसिटी, तो गेन इन वेलोसिटी मतलब एक और कंपोनेंट वेलोसिटी का एक ऐसे डायरेक्शन में आ जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। बट जैसे कि मैंने बताया कि गेन इन वेलोसिटी काफी कम रहता है और अगले ही पल कोलिजन में खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फिर से एक्सेलरेट करती है एंड सो ऑन, और ये काम चलता ही रहता है। तो जो गेन इन वेलोसिटी वो बहुत कम समय के लिए रहता है, सिर्फ जब तक कोलिजन्स के बीच तक ही वेलोसिटी का गेन रहता है, क्योंकि वेलोसिटी का गेन हुआ और वो कोलाइड किया और गेन इन और वो गेन जो था वो खत्म हो जाता है।
तो गेन इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे एक्सेलरेशन इनटू टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स, क्योंकि दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है तब तक कि उसकी वेलोसिटी में गेन रहता है, और हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है गेन इन वेलोसिटी, तो गेन इन वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और ये वो टाइम है जिस टाइम जो कि दो कोलिजन्स के बीच का टाइम है। अब ये जो गेन इन वेलोसिटी है दो कोलिजन्स के बीच में, दो कोलिजन्स के बीच में जो गेन इन वेलोसिटी है सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए हम निकाल रहे हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ए इंटू टाउ वन, टाउ वन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए दो कोलिजन्स के बीच का टाइम है। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में गेन है ए इंटू टाउ टू, ठीक है। टाउ टू सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए दो कोलिजन्स के बीच का टाइम है, एंड सो ऑन। और ये ए इंटू टाउ एन, ये nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में गेन है दो कोलिजन्स के बीच का। तो मैंने बता दिया टाउ वन टाउ टू एंड सो ऑन टाउ एन, ये जो है टाइम है दो कोलिजन्स के बीच का, पहले दूसरे और nth इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद, अच्छा स्टूडेंट एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पर हम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को ड्राइव करने में हम थर्मल वेलोसिटी का कोई रोल कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था थर्मल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो उसको यहाँ पे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। जबकि बहुत सारी बुक्स में इस ड्रिफ्ट स्पीड को निकालने में वो जो थर्मल वेलोसिटी है उसको भी कंसीडर किया गया है, बट वो इस डेरिवेशन को लेंथी बनाता है, तो हमें उतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है, अंत में हमेशा काटना ही होता है। तो अब हमने इन सभी वेलोसिटीज में गेन का ना एवरेज निकाला, और वही एवरेज हमको क्या देगा? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इन सभी वेलोसिटीज में गेन का वो क्या हो गया? वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हुआ? पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में गेन, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में गेन, प्लस सो ऑन nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में गेन। यहां से फिर हमने ए को बाहर कॉमन ले लिया, और ये टाउ वन टाउ टू एंड सो ऑन टाउ एन डिवाइडेड बाय द एन। ये जो हमारा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस वन प्लस टाउ एन अपॉन एन है, इसको हमने सिंबल टाउ से लिखा, और टाउ बराबर हो गया टाउ वन प्लस टाउ टू एंड सो ऑन टाउ एन अपॉन एन। ये सभी इलेक्ट्रॉनों को कंसीडर करते हुए उनके दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम हो गया। तो ये हो गया एवरेज टाइम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कोलिजन्स, बिटवीन टू कोलिजन्स, सभी इलेक्ट्रॉनों को कंसीडर करते हुए, ठीक है, ये दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम हो गया। अच्छा इसके बाद ये जो एक्सेलरेशन है ये सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पे ए लिख दूं, ए, क्योंकि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो ई है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये मास, दोनों कांस्टेंट है, और ई सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए कांस्टेंट है। सिर्फ जो टाइम इंटरवल है दो कोलिजन्स का वो स्लाइटली वेरी करता है, ठीक है। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, वीडी हमारा आ गया ए इंटू टाउ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो हम देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बराबर इंटू। अच्छा स्टूडेंट्स, में बोर्ड को पहले से यहाँ पर क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है? सिर्फ इसलिए कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज में यहाँ पे करा सकूं। अगर ये सभी चीजें मैं यहाँ लिखूंगा अपने हाथ से, ठीक है, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और उस टाइम की कदर करते हुए, टाइम को रिस्पेक्ट देते हुए ये सब मैं पहले से ही लिख लिया है, ताकि मैं कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाऊं। क्योंकि बेटा टाइम ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी का फॉर्मूला बनाया, वीडी इक्वल्स टू ए इंटू टाउ, और ए हमने कितना निकाला था? माइनस ई अपॉन एम, माइनस ई अपॉन एम,
इंटू टाउ, ये रहा। अच्छा स्टूडेंट्स, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो कि हमने डिराइव कर लिया है, जो कि इतना निकल कर आया है, ये आपकी एनसीईआरटी में फॉर्मूला यही डिराइव किया गया है, ठीक है। रेस्निक हॉलिडे, जो कि वर्ल्ड के अंदर फिजिक्स की बहुत बेहतरीन किताब मानी जाती है, वहां पर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यही फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। बट स्टूडेंट्स, जो एच.सी. वर्मा है, जिनकी बुक इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो -e/2m इंटू टाउ। और वर्ल्ड की जो कुछ और अच्छी फेमस बुक्स है वहां पे भी 2m करके दिया है, जबकि रेस्निक हॉलिडे में एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला ऐसे दिया है। फिर जनरली कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि फिर हम कौन सा फॉर्मूला हम एग्जाम में यूज करें। तो क्योंकि जो हमारा पेपर आता है वो सीबीएसई बोर्ड का, वो तो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसी वाले फॉर्मूले को लर्न करके चलें, इससे को डिराइव करें। क्योंकि स्टूडेंट्स, इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं डिराइव करता तो इसको डिराइव करने में फिर हमें दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा चला जाता है, ये बहुत इजी मैनर में डिराइव हो जाता है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए आप इसी फॉर्मूले को डिराइव कीजिए, इसी को लर्न कीजिए और इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। क्योंकि लास्ट 25 ईयर्स तो मैं देखता आ रहा हूं, कितने भी हम क्वेश्चन बोर्ड में करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड, सभी में यही फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो टाउ है, जिसको कि मैंने कहा था, ये सभी इलेक्ट्रॉनों को कंसीडर करते हुए दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन्स का एवरेज टाइम है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं एवरेज। ये एवरेज टाइम तो है, तो वर्ड एवरेज तो आएगा ही। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। वैसे दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है, जो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ 1 था, दूसरे के लिए टाउ 2 था, एंड सोन, और nth इलेक्ट्रॉन के लिए ये रिलैक्सेशन टाइम है। और इन सब का जो एवरेज निकल कर आएगा उसको बोल दिया हमने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको रिलैक्सेशन टाइम वर्ड, इसको रिलैक्सेशन टाइम ही क्यों कहा गया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है इसको रिलैक्सेशन टाइम दिया गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को दो कोलिजन्स के बीच में रिलैक्स करने का टाइम मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन्स के बीच में रेस्ट लेता है, रिलैक्स करता है, तो इसलिए हमने कहा इसको रिलैक्सेशन टाइम। और इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10⁻14 सेकेंड, एंड इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ material, temperature dependent characteristic of material of conductor। और ये कंडक्टर के मटेरियल का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो फिर कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगते हैं और दो कोलिजन्स के बीच का टाइम घट जाता है, तो उस केस में टाउ कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टिंग मटेरियल का तो उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, टाउ डिक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये था सारा का सारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। वीडियो मैंने बनाने में थोड़ी सी जल्दबाजी की है, सो दैट आपको भी टाइम आपका कम से कम लगे। पहले से बोर्ड पर मैंने यहाँ पे लिख दिया था। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा डेरिवेशन अभी और करेंगे जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही जुड़ा हुआ है। छोटा सा डेरिवेशन है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस अभी जरूर करेंगे। और ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? तो ये मेरे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है और इसकी दो एंड के अक्रॉस मैंने एक सेल या बैटरी लगा दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में बन चुकी है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रिक, जैसे कि इस ये क्रॉस सेक्शन में कंसिडर करूं, क्रॉस सेक्शन ये वाला ए और ये वाला क्रॉस सेक्शन भी,
तो इलेक्ट्रॉन जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे विद ड्रिफ्ट स्पीड vd। ठीक है, इस कंडक्टिंग बॉडी की लेंथ को मैंने l ले लिया और इसका जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है उसको मैंने स्मॉल a से लिखा है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। और मैंने माना कि n बराबर है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। अब स्टूडेंट ए और बी क्रॉस सेक्शन में यहां पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन कंडक्टिंग मटेरियल, इन गिवन कंडक्टिंग मटेरियल, गिवन कंडक्टिंग मटेरियल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स है। भाई यूनिट वॉल्यूम में तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं n और इसका पूरे का वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि सिलेंडर है तो एरिया इनटू लेंथ, तो इसका वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू लेंथ। तो n तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है यूनिट वॉल्यूम में और वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू, तो दिस ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टिंग मटेरियल एंड नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड टोटल चार्ज निकाल लीजिए। और टोटल चार्ज कितना हुआ, ये टोटल चार्ज इसको लिखा मैंने Q से, ये n इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E, तो मैंने इसको E से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से लेकर यहां तक के हिस्से में कुल चार्ज Q इतना है। अच्छा स्टूडेंट, जब एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन A से चला और जब वो क्रॉस सेक्शन B पर पहुंचा, ठीक है, जब वो क्रॉस सेक्शन B पर पहुंचा तो माना कि उसको टाइम लगा T, उसको T टाइम लगा, लेट T बराबर है टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम A टू B, ये टाइम T लगा। और टाइम T आपको पता है ये होता है किसके इक्वल, ये होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो ये है L और वेलोसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये टाइम T हमारा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया L अपॉन VD। और स्टूडेंट जरा एक बात बताइए, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पहुंचा, T टाइम में पहुंचा, तो बीच के जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे का सारा यहां से निकल ही चुका होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पहुंचेंगे तो इस दौरान जो इस क्रॉस सेक्शन से पहले का सारा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ था, जो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन थे, ये सारे तो इस क्रॉस सेक्शन को पार कर ही चुके होंगे। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज निकला और उसमें कितना समय लगा। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन से इतना चार्ज निकला है और टाइम T में निकला है, तो टाइम T में तो Q चार्ज निकला, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज निकलेगा, Q अपॉन T, और इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट I, तो I Q अपॉन T हो गया। तो Q की जगह हम लिख देंगे NEAL और टाइम T की जगह लिख देंगे L अपॉन VD, L इंटू VD, L से L हम ऊपर नीचे काट देंगे और ये आंसर आ गया I बराबर है NEAVD। और स्टूडेंट इस फॉर्मूले में हम क्या सीखते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जैसे कि मैंने कभी ऑर्डर काफी कम होता है, 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड का ये खाली ऑर्डर है, सॉरी 10⁻⁴ से 10⁻⁵ से 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का ये ऑर्डर रहता है। तो स्टूडेंट जब ये बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बहुत कम होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अगर हम मीटर स्क्वायर में निकालें तो वो भी फ्रैक्शन में ही आएगा, तो ये भी बहुत कम, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी बहुत कम, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि हम लार्ज करंट को ले सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये बहुत ज्यादा होते हैं 10⁻29 के ऑर्डर का। तो n की हाई वैल्यू की वजह से ही ये पॉसिबल है कि ड्रिफ्ट स्पीड की काफी वैल्यू लो होने की वजह होने के बावजूद भी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी काफी लो होने के बावजूद भी, E की वैल्यू भी फ्रैक्शन में आने के बावजूद भी
we are able to get large current due to very high value of the n. तो आज के लिए दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने किए हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं आपसे उम्मीद करूंगा कम से कम दो बार देखिए। एक बार देखने से आपको हो सकता है इतनी अच्छी तरह से क्लियर ना हो, कम से कम दो बार इसको देखिए। आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी यूजफुल नॉलेज थर्ड चैप्टर से रिलेटेड आपको लगातार इन वीडियोस में मिलती रहेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है जो कि आपको एग्जाम में काफी काम आएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।